सुप्रभात छात्रों। यह वीडियो कक्षा 9 साहित्य सागर पाठ 2 काकी नामक कहानी से संबंधित है। इस कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सर्वप्रथम लेखक का परिचय जानना आवश्यक है, जो कुछ इस प्रकार से है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर सन 1895 में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। कवि के रूप में इनको विशेष ख्याति मिली। लंबी बीमारी के बाद मार्च 1963 को इनका देहावसान हो गया। काकी इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक अबोध बालक अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है और बताया है कि किस प्रकार एक मातृ विहीन बालक की अपनी माँ के बिना अवस्था हो जाती है और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए वह क्या क्या प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम मेरा आपसे प्रश्न है, बच्चा किसकी गोद में अपने आप को सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करता है? यस, माँ की गोद में। और यदि किसी बच्चे की माँ उससे अलग हो जाए तो उसकी कैसी अवस्था हो जाती है? जी हाँ, साहित्य सागर के काकी नामक पाठ में हम ऐसे ही एक मातृ विहीन बालक जिसका नाम श्यामू है, उसकी अवस्था व उसके दुख तथा उसकी कोमल भावनाओं का जानेंगे। इस कहानी में ऐसे ही एक मातृविहीन बच्चे के दुख और उसकी कोमल भावनाओं का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि बच्चे जीवन के किसी शाश्वत सत्य से अनजान होते हैं और उनका मन पवित्र एवं निश्चल होता है। किसी भी समस्या का निराकरण, समाधान वे अपने स्तर पर ढूंढते हैं। तो कि काकी की मृत्यु हो गई है और वह मृत्यु शब्द का अर्थ नहीं जानता। जब उसकी काकी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाता है तो वह बहुत उपद्रव मचाता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। कि बड़े लोग किसी प्रकार उसको संभालते हैं और उसे समझाते हैं कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई है, किंतु यह जब उसकी काकी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वह बहुत उपद्रव मचाता है। क्यों मचाता है उपद्रव? बाल सुलभ चेष्टाओं के कारण, कि उसे नहीं पता, वह मृत्यु के विषय में नहीं जानता और वह तो सोचता है कि मेरी काकी को न जाने ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए वह कहता है कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया और बड़े लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से यह विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया, और ये असलियत क्या कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। यह बात उसे अबोध
खेल के साथियों से ज्ञात होती है, उसके जैसे ही उसकी ही अवस्था के जो उसके साथी हैं उनसे ज्ञात होती है कि तुम्हारी काकी मामा के यहाँ नहीं अपितु ऊपर राम के यहाँ गई है। अब वह बाल सुलभ चेष्टाओं से उस समस्या का निदान ढूंढने का की कोशिश करता है। शोक में संलग्न रहता है, अपनी काकी की मृत्यु के शोक में श्यामू लगातार दुखी रहता है। किंतु धीरे धीरे काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, किंतु उसका शोक शांत नहीं हुआ। जैसे लगातार कई दिन तक वर्षा होने के कारण ऊपर, और जब वह वर्षा रुक जाती है तो ऊपर का जल तो दिखाई देना बंद हो जाता है, किंतु पृथ्वी के भीतर वह आर्द्रता पहुंच जाती है। तो यही स्थिति श्यामू की थी। अब श्यामू का काकी के लिए बाह्य रुदन तो शांत हो गया, किंतु उसकी उसका शोक उसके अंतस्थल में जाकर समा गया। अब वह शांत बैठा रहता था, प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने आकाश में पतंग को उड़ते हुए देखा। पतंग को आकाश में जब उड़ते देखा, उसका हृदय खुशी से खिल उठा। अपने पिता से एक पतंग मंगवाने के लिए कहा। क्या कहा? काका, मुझे एक पतंग मंगवा दो, अभी मंगवा दो। अब काका यानी कि उसके पिता जो विश्वेश्वर थे, जिनका नाम विश्वेश्वर था, वे भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अन्य मनस्क से रहने लगे थे। उन्होंने पुत्र से बेमन से कहा, अच्छा मंगवा देंगे, किंतु उन्होंने हाँ तो कर दी, किंतु पतंग मंगवाई नहीं। अब श्यामू ने स्वतः ही अपने पिता की कोट से, पिता का कोट वहीं पर टंगा हुआ था, खूंटी पर टंगा हुआ था, उसने स्टूल सरकाकर एक चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। पतंग की डोर बांधी जाने लगी। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू ने एक रहस्य अपने मित्र भोला को बताया कि उसने पतंग क्यों मंगवाई है। उसने भोला से कहा, भोला, यह पतंग हम ऊपर अपनी काकी के पास भेजना चाहते हैं, जिससे काकी इसमें, ऊपर राम के यहाँ गई हुई काकी इसमें बैठकर नीचे हमारे पास आ जाए। साथ ही उसने कहा कि मैं लिखना नहीं जानता, इसलिए मैं जवाहर भैया से इस पतंग पर काकी लिखवा लूंगा, जिससे कि पतंग बिल्कुल सही उसी स्थान पर पहुंचे और काकी आसानी से पढ़ ले और काकी स्वतः मतलब हमारे पास आ जाए। यद्यपि भोला और श्यामू दोनों समवयस्क थे, किंतु भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो अच्छी है, पर पतंग की डोर पतली है। जो हम पतंग में डोर बांधेंगे ये पतली है, इसके टूट जाने का डर है। यदि काकी इस पतंग पर सवार होकर नीचे आएगी तो काकी के भार से इस डोर के टूटने का डर है। अतः यदि इसमें डोर के स्थान पर मोटी रस्सी बांधी जाए तो काकी आसानी से बिना परेशानी के नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्यामू ने भी अपनी काकी को नीचे उतारने के लिए प्रयत्न किया, बाल सुलभ चेष्टा की, उपाय खोजा, और उसके मित्र भोला ने भी। किंतु भोला थोड़ा समझ था, उसने अपनी समझ के अनुसार बताया कि अगर डोर के स्थान पर रस्सी बांधी जाए। यद्यपि स्पष्ट है कि दोनों ही उपाय बाल सुलभ हैं। अब श्यामू के मन में चिंता थी कि
अब डोर के स्थान पर मोटी रस्सी का प्रबंध कहाँ से किया जाए। अगले दिन उसने पुनः पहले दिन वाली तरकीब का सहारा लिया। कौन सी तरकीब लगाई थी पहले दिन? पिता के कोट से पैसे चुराने की। अगले दिन डोर खरीदने के लिए भी उसने वही किया। इस बार उसने 1 रुपया निकाला। पहले कितना निकाला था? 54। अब उसने 1 रुपया निकाला और शामू से कहकर डोर मंगवा ली। डोर बांधी जाने लगी। तभी अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर जैसे कि शुभ कार्य में विघ्न डालते हुए वहां पर प्रस्तुत हो गए, उपस्थित हो गए और भोला और श्यामू को धमका कर बोले कि हमारे कोट से रुपए किसने निकाले। भोला जो कि श्यामू का मित्र था, एक ही डांट में मुखबिर बन गया। मुखबिर अर्थात खबरी, रिपोर्ट देने वाला। इस समय वह भूल गया कि मैं और श्यामू दोनों मित्र हैं, मुझे श्यामू की सहायता करनी है, इसलिए मुझे छिपाना है। किंतु वह अपने आप को बचाते हुए तुरंत सच बोल पड़ा। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। कहकर फिर कई तमाचे श्यामू को जड़ दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। किसने? श्यामू ने। अब रस्सियों की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा कि ये रस्सियां किसने मंगवाई थी? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। किन्होंने किसकी ओर इशारा किया? श्यामू की, जो उसका मित्र था। कहते थे इससे पतंग टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर जो कि श्यामू के पिता थे, श्यामू द्वारा यह प्रयत्न करने की बात भोला के मुख से सुनकर हतप्रभ रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। और जब उन्होंने पतंग लेकर देखी और उस पर चिपके हुए कागज पर देखा, लिखे हुए कागज पर देखा काकी, यह जानकर वे हतप्रभ रह गए और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। और इस प्रकार कि वे सोच में पड़ गए कि किस प्रकार एक बच्चा, जिस दुख से मैं भी पीड़ित हूँ, उस दुख से किस प्रकार श्यामू भी पीड़ित है और इसने किस प्रकार उस समस्या का निदान ढूंढा है। तुम देखते हैं कि इस कहानी में लेखक श्याराम शरण गुप्त जी ने किस प्रकार से बताया है कि बच्चे अबोध होते हैं और किसी भी समस्या का समाधान वे अपने दिल से ढूंढते हैं। वे दुनिया के छल फरेब से दूर होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं मुख्य पात्रों में श्यामू, भोला, विश्वेश्वर। श्यामू जहाँ बिल्कुल निश्चल बालक है, बाल सुलभ चेष्टाएं करता है, मातृ वियोग की पीड़ा को नहीं सहन करता, वहीं भोला का सच्चा मित्र है। भोला, दूसरा पात्र भोला जो कि सुखिया दासी का पुत्र है, वह श्यामू का सच्चा मित्र है। किंतु जैसा कि एक ही डांट में वह तुरंत बोल देता है कि हमने नहीं, इन्होंने मंगाई थी। तो इस सब पूरे वृत्तांत से, पूरी कहानी से पता चलता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अतः कहानी प्रत्येक दृष्टिकोण से सार्थक है। शीर्षक की सार्थकता पर यदि हम विचार करते हैं तो कहानी पूर्णतः सार्थक है। पूरी कहानी काकी नामक शीर्षक के चारों ओर घूमती है। काकी की मृत्यु के बाद क्या श्यामू की स्थिति हो जाती है, काकी को पुनः वापस लाने के लिए श्यामू क्या प्रयास करता है, और काकी
लाने के लिए किए गए प्रयासों में श्यामू, भोला व विश्वेश्वर किस प्रकार प्रस्तुत होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी सभी दृष्टि कहानी के प्रत्येक अंगों की दृष्टि से पूर्णतया सार्थक है। कहानी के तत्वों की कसौटी पर काकी कहानी की परख। कहानी के तत्वों की कसौटी पर यदि हम काकी कहानी की परख करते हैं तो देखते हैं कि पात्र एवं चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, कथानक, देश काल आदि सभी तत्वों के आधार पर यह कहानी पूर्णतः सार्थक प्रतीत होती है। उद्देश्य, जहाँ लेखक बाल मनोविज्ञान का सुलभ व स्वाभाविक वर्णन करने में पूर्णतः सफल होता दिखाई देता है, अतः यहाँ पर उसके उद्देश्य की दृष्टि से भी यह कहानी सार्थक है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी के प्रमुख पात्र श्यामू, भोला एवं विश्वेश्वर हैं। श्यामू, जहाँ काकी का पुत्र, बाल सुलभ चेष्टाएं करने वाला, भोला का सच्चा मित्र, भावुक एवं संवेदनशील, मातृवियोग की पीड़ा से पीड़ित, अबोध है। वहीं भोला सुखिया दासी का पुत्र, श्यामू के घर में काम करने वाली सुखिया दासी है जिसका पुत्र भोला है। वह श्यामू का सच्चा मित्र है, सच्चा मददगार है, प्रत्येक परिस्थिति में उसकी मदद करता है, चाहे वह पतंग लाने का काम हो, पतंग में डोर बांधने का काम हो, डोर के स्थान पर रस्सी बांधने का काम हो। श्यामू की प्रत्येक परिस्थिति में मदद करता है। भोला श्यामू का समवयस्क है, अर्थात उसी के समान अवस्था का है, किंतु डोर के स्थान पर रस्सी बांधने का सुझाव देने के कारण वह श्यामू से अधिक समझदार प्रतीत होता है। साथ ही भोला अवसरवादी भी है। जब विश्वेश्वर डांटते हुए पूछते हैं तो तुरंत अवसर को देखते हुए वह सत्य बोल देता है। वहां वह अपने मित्र का साथ छोड़ते हुए अवसरवादी बनते हुए मुख्य फिर बन जाता है और एक सच्चे रिपोर्टर की भांति सच उगल जाता है, जबकि यह सब वह बाल सुलभ व्यवहार के कारण करता है। वहीं हम देखते हैं कि विश्वेश्वर, जो कि श्यामू के पिता हैं, अपने पुत्र श्यामू से सच्चा प्रेम करने वाले हैं। परिस्थिति वश वे पत्नी वियोग से दुखी हैं, जिस कारण उनका मन कहीं और नहीं लगता, इसलिए उन्हें अन्य मनस्क कहा गया है। साथ ही वे जिम्मेदार पिता भी हैं। जब उन्हें कुछ एहसास होता है कि श्यामू ने, भोला ने चोरी की है, तो तुरंत उन दोनों को डांटते हुए एक जिम्मेदार पिता की भांति पूछते हैं और वहां उनका एक जिम्मेदार पिता का रूप प्रकट होता है। साथ ही नैतिक गुणों से परिपूर्ण है। चोरी करने के कारण अपने पुत्र के प्रति बहुत अधिक उग्र होना उनके नैतिक गुणों को ही दर्शाता है। वे कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनका पुत्र चोरी करे और चोरी करके जेल जाए। इसीलिए वे तुरंत उसको डांटना, धमकाना अपना उत्तरदायित्व समझते हैं और अंत में जब वे परिस्थिति को समझ जाते हैं तो वहां उनके भावुक होने का गुण दृष्टिगोचर होता है, संवेदनशील होने का गुण दिखाई देता है और इसी कारण वे हतप्रभ हो जाते हैं। इस प्रकार
पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी पूर्णतया सार्थक है। वहीं पर यदि हम देखते हैं कि शीर्षक की दृष्टि से काकी कहानी पूर्णतया सार्थक है। पूरी कहानी काकी की मृत्यु व उसकी मृत्यु के बाद दुख पर आधारित है, अर्थात यह काकी शीर्षक इसकी धुरी है जिसके चारों ओर यह कहानी चक्कर प्राय प्रारंभ से अंत तक घूमती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि शीर्षक की दृष्टि से भी काकी कहानी पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। धन्यवाद। जो कार्य आपको करना है वह देखेंगे। अभ्यास पुस्तिका से शब्दार्थ एवं विशेष टिप्पणियां कॉपी में लिखकर याद करें। अभ्यास पुस्तिका साहित्य सागर की आपके पास एक अभ्यास पुस्तिका होगी, तो अभ्यास पुस्तिका में ये शब्दार्थ व विशेष टिप्पणियां कॉपी में लिखनी है। अभ्यास पुस्तिका में ही पाठ 2 इसी पाठ काकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। साथ ही पाठ का उद्देश्य, याद करें। धन्यवाद।